हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सिंटैक्स से संबंधित एक्सरसाइज करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश क्लास 12, अर्थात ये एक्सीलेंट बुक से लिया हुआ है। और इसकी जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि कैसे किया जाता है। सिंटैक्स से संबंधित अर्थात इसमें जो त्रुटियाँ हैं, जो एरर है, इसको दूर करना हुआ है। उसके लिए साफ साफ लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उन सेंटेंस को करेक्ट करना है। यदि मान लीजिए इसमें कोई सेंटेंस करेक्ट दिया हुआ है तो फिर उसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे हम लोग। यदि करेक्ट नहीं है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट। दी वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। वर्च्यू का अर्थ होता है गुण, अर्थात गुण का अपना एक खुद का एक रिवार्ड होता है, एक पुरस्कार होता है। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो ध्यान ये देना है कि जो वर्च्यू है ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान देना आपको। तो बस यहाँ से द को क्या करेंगे, आप हटा दीजिए। वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड, इतना लिख दीजिए। क्लियर? ये आपको सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरे में देखिए, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, अर्थात राम की ईमानदारी को संदेह नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी ध्यान समझेंगे, ऑनेस्टी जो है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ध्यान ये देना है कि ऑनेस्टी ऑफ राम दिया हुआ है, अर्थात किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ईमानदारी की बात चल रही है। अर्थात जब कुछ विशेषक रूप में इसका इस्तेमाल किया गया हो भाववाचक संज्ञा का किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ राम की विशेषता बतलाई जा रही है। केवल अगर ऑनेस्टी रहता तो नहीं लगाते, लेकिन जब किसी व्यक्ति से संबंधित विशेषता है या फिर किसी भी वस्तु संबंधित कोई विशेषता है, अगर उसका नाम दिया हुआ है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, भाववाचक संज्ञा के पहले द लगाते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऑनेस्टी से पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। क्या लगा देंगे? द। दी ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। ऐसे कर लेंगे, ये सही हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं तीसरा। ताज इज़ एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ताज दुनिया में एक अनोखा भवन है, इमारत है। तो आप जब भी लिखेंगे यूनिक जो वर्ड है, इसको जब भी हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यूनिक। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, जब अब मैं यूनिक ऐसे लिख रहा हूँ तो इस क्या है, यह है। तो जब यह है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, निश्चित रूप से यह एक व्यंजन की तरह है उच्चारण, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, दी क्या लगा देंगे। पहली बात को यहाँ भी ध्यान देना है। एक तो ये हो गया कि यूनिक के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ देखना है, ताज। ताज एक बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द। तो द ताज इज़ ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। क्या बना, मैं एक बार वापस बोल दे रहा हूँ, द ताज इज़ ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चौथा, आयरन इज़ एन यूजफुल मेटल। अब ये तो बहुत ही ईजी, आप समझ गए होंगे। आयरन इज़ एन यूजफुल, यूजफुल जब भी हम लिखेंगे तो फिर वही कहानी है, ऐसे करेंगे हम, यूज। इसका मतलब यूजफुल में क्या हो रहा है कि यू जो है वो क्या है, एक तरह से व्यंजन है, उच्चारण इसका व्यंजन जैसा है। और जब उच्चारण व्यंजन जैसा होता है तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो यहाँ ए कर लीजिए, तो हो जाएगा आयरन इज़ ए यूजफुल मेटल, ये हो जाएगा। क्लियर? आइए हम पांचवा देखते हैं। डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। तो आपको पता है, जैसे मेक ए नॉइज हम लिखते हैं, मेक ए फूल लिखते हैं, तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इसके बीच में ए लगा देना है। मेक और फूल के बीच में आपको क्या लगा देना है, ए लगा देना है। तो हो जाएगा मेक ए फूल। क्या हो जाएगा, मेक ए फूल ऑफ मी। डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी। समझ गए? तो मेक के बाद हम ए लगा देते हैं। अब हम देखते हैं छठा। ही इज़ एन यूरोपियन। वह एक यूरोपियन है। फिर वही बात है, यहाँ पर भले ही लिखा हुआ यू, ई लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको हिंदी में लिखूंगे तो क्या हो जाएगा, योदीय, यूरोपियन। अर्थात फिर यहाँ पे आ गया व्यंजन जैसा उच्चारण, तो इसके पहले ए लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ ए यूरोपियन, ही इज़ ए यूरोपियन। इस तरह से कर लेंगे। अब आगे सातवां,
रिच शुड हेल्प पुअर। यहाँ रिच है, आपको पता होना चाहिए जब रिच लगा हुआ है, लेकिन रिच के बाद कोई नाउन नहीं दिया हुआ है तो ये विशेषण का काम नहीं करता है, बल्कि ये क्या हो जाता है, आपको हमने बताया था जब हम पढ़ा रहे थे। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दौड़ाइए कि इसको हम क्या बोलते हैं, फिर मैं आपको, चलिए मैं बता देता हूँ। यह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रिच है, रिच के बाद कोई नाउन नहीं है, तो इसलिए विशेषण का काम नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स। और इसका हम प्रयोग कब करते हैं, जब किसी समूह के लिए, समस्त समूह के लिए कोई जिक्र किया जाता है। तो यहाँ रिच का मतलब समस्त समूह है, पुअर भी यहाँ क्या है, समस्त समूह है। तो बस दोनों को पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जब किसी विशेषण का प्रयोग विशेषण की तरह ना होकर के नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह प्रयोग होता हो, तो वहाँ पर हम द लगा देते हैं। तो रिच के पहले भी क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, रिच के पहले द लगा देंगे, और पुअर के पहले भी द लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, द रिच शुड हेल्प दी पुअर, अर्थात जहाँ रिच द रिच हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रिच पर्सन्स, रिच पर्सन्स। उसी तरह पुअर लग गया तो पुअर पर्सन्स द लगा देने से। तो बस रिच और पुअर दोनों के पहले आपको द लगा देना है। क्लियर? चलिए हम आगे देखते हैं। 8वां, नितिन इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नितिन एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। फिर वहाँ आप ध्यान से समझिए, यहाँ वापस आ गया यूनिवर्सिटी। तो आपको पता है कि जब यूनिवर्सिटी आ गया तो यू से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यू से। और जब आप यू से लिखेंगे तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ए। तो हो जाएगा नितिन इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्लियर? इसको ऐसे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत? वैसे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्लियर? आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। 9वां, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आपकी एक्सीलेंट बुक में साफ साफ दिया हुआ है कि जब किसी दिशा से पहले कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ, जैसे इन यहाँ लगा हुआ यहाँ पे, तो जब प्रीपोजिशन लगा हुआ यहाँ पे, वेस्ट के पहले भी इन लगा हुआ है, तो हम द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर? तो ये भी क्या कर लेंगे आप ध्यान से। यदि ये प्रीपोजिशन नहीं रहता तो फिर हम द का प्रयोग नहीं करते। 10वां देखिए, 10वां, दिस इज़ एन यूजफुल बुक। फिर वही कहानी एकदम बिल्कुल ईजी है। यूजफुल को हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब इसके पहले क्या लग जाएगा, ए। तो दिस इज ए यूजफुल बुक। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रामर देखिए, द लव इज़ इट्स ओन रिवार्ड। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो पहला सेंटेंस आप लोगों ने देखा था वर्चू वाला सेम, ये भी सेम कंडीशन यहाँ भी है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग कि जो लव है ये भी एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जब ये भाववाचक संज्ञा है तो इसको पहले हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिए। तो बस यहाँ से आपको क्या करना है, द को हटाना है। लव इज इट्स ओन रिवार्ड, इतना पूरा कर लेना है। ठीक है? प्रेम का अपना खुद का क्या होता है, एक पुरस्कार होता है। खुद प्रेम एक खुद पुरस्कार है, एक तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम द को हटा देंगे। फिर आगे आइए, 12वां, आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉनसेंशियल टास्क। हीड माने ध्यान देना, मैं ध्यान नहीं देता हूँ उसके नॉनसेंशियल वर्क को, टास्क को। ठीक है ना, बिना समझ काम को मैं उसको क्या करता हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ। उसके बिना समझ कार्य को मैं ध्यान नहीं देता हूँ। इसका मतलब कि आई डू नॉट पे, ये इतना तो सही है। ये आप देखिए, पे एक वर्ब है और ये हीड क्या है, एक तरह से इसका कम्प्लीमेंट है। तो इसके बीच में द का प्रयोग नहीं होता है। तो द को यहाँ से हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हो जाएगा आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉनसेंशियल टास्क्स। इसको ऐसे कर लेंगे। क्लियर? आइए आगे हम देखते हैं। इट इज़ ए वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर। यह एक दुनिया है जहाँ धनी गरीब से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। समझ गए? अब धनी का मतलब समस्त जाति का बोध हो रहा है। तो बस इसके पहले हम क्या कर देंगे, दी का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, रिच के पहले भी द लगा दीजिए और पुअर के पहले भी द लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए वर्ल्ड, इट इज़ ए वर्ल्ड वेयर, वेयर के बाद यहाँ क्या कर दिए, रिच के पहले क्या लगा दीजिए, द रिच हेट। इसके बाद फिर पुअर के पहले क्या लगा दीजिए, द पुअर, जहाँ धनी गरीब से नफरत करते हैं।
समस्त जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर। 14वां देखते हैं हम लोग फटाफट। माई फ्रेंड इज़ इन ए ग्रेट ट्रबुल, मेरा मित्र एक महान समस्या में है, ग्रेट ट्रबुल में है, बड़ी समस्या में है। तो देखिए ग्रेट ट्रबुल जो होती है वो एक समस्या नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज़ इन ग्रेट ट्रबुल, यहाँ से हम ए क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज़ इन ए ग्रेट ट्रबुल। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट 15वां देख लेते हैं। द गेम हैज़ कम टू एंड, द गेम हैज़ कम टू एंड, इसका मतलब क्या हुआ, जो गेम है चलिए हम देखते हैं। द गेम हैज़ कम टू एंड, मतलब गेम का अंत होने वाला है, मतलब कहाँ पहुँच गया है, एंड, अंत होने वाला है। तो इसको हम क्या आर्टिकल लगाते हैं, और एंड के लिए क्या आर्टिकल लगाते हैं, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन। तो बस कम टू एन एंड ऐसे कर लेंगे, द गेम हैज़ कम टू एन एंड। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं, और सिंटेक्स केवल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह तरह तरह के जो कंपटीशन्स एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। इसलिए कि सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देता है उसमें साफ साफ देता है फाइंड आउट द एरर, तो उसमें 4 विकल्प दिया रहता है, जिसमें एक विकल्प नो एरर का भी दे सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे केयरफुली समझने का प्रयास करिए, और एग्ज़ाम्स में आपके अच्छे अंक आ सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हों। चलिए अच्छा, मोर यू गेट मोर यू वांट, मोर यू गेट मतलब अधिक तुम प्राप्त करोगे, अधिक तुम चाहते हो, इसका मतलब जितना अधिक तुम चाहते हो, जितना अधिक तुम प्राप्त करते हो, उतना अधिक तुम चाहते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया था कि जब कंपैरेटिव डिग्री हो, तो ये सेंटेंस जो आपका बता रहा है वो ये कह रहा है मोर यू गेट मोर यू वांट, अर्थात यहाँ पर मोर दोनों में लगा हुआ है, कंपैरेटिव फॉर्म है, तो यह एक तरह से एडवर्ब का काम कर रहा है। तो दोनों के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, तो क्या लिख देंगे, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। समझ गए, इसको ऐसे बना लेंगे। इसके बाद 17वां देखिए, ही विल टेक ए आवर टू फिनिश दिस वर्क, वह इस काम को समाप्त करने में 1 घंटा लेगा। तो 1 घंटा है, यहाँ पर लिखा हुआ HOUR, तो पढ़ते हैं आवर, तो आवर के लिए हम क्या लगा देंगे, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हो जाएगा, जब हम आवर लिखते हैं तो क्या लग जाएगा, एन आवर। तो बस ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क, इसको ऐसे कर लेंगे। क्लियर, गुड। आइए हम आगे देखते हैं। 18वां, हिज फादर इज़ ए MP, उसके पिता एक MP है, MP माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, मैंने बोला था कि कुछ संक्षिप्त शब्द ऐसे होते हैं, संक्षिप्त लेटर, जिनका जब हम इनको लिखते हैं तो यम को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, अर्थात यहाँ जो ए है वो क्या है, एक स्वर है, स्वर जैसा उच्चारण है, तो बस इसके पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन, तो हो जाएगा हिज फादर इज़ एन MP। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ही इज़ एन वन आइड मैन, वह एक आँख का आदमी है। तो देखिए फिर यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर वन लिखा हुआ है, वन का मतलब हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व न। जब वन का उच्चारण कैसे हो गया, व्यंजन जैसे, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए, तो हो जाएगा ही इज़ ए वन आइड मैन, ही इज़ ए वन आइड मैन। क्लियर, तो इसको ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20वां, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, अर्थात फ्रेंच ने जर्मन को पराजित किया। समझ गए। तो अब यहाँ पर फ्रेंच दिया है और जर्मन दिया है, और ये फ्रेंच जर्मन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके बाद हम लोग करेंगे कि क्या इसका मतलब है। चलिए तो इसको आप समझने का प्रयास करिए। जो फ्रेंच है पूरा वहाँ का
वहाँ की जो जाति है पूरा सबका समूह का बोध करा रहा है, एक फ्रेंच समूह का बोध करा रहा है। जब एक बहुत समूह हो, चूँकि एक व्यक्ति ने तो पराजित नहीं किया है, यहाँ पर एक समूह है, और जब समूह की बात आती है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, द। तो बस आपको करना है क्या, दी फ्रेंच कर लीजिए, डिफीटेड दी जर्मन्स, दी फ्रेंच डिफीटेड दी जर्मन्स, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। गांधी जी अपने समय के महान आदमी थे। अब यहाँ ग्रेटेस्ट लगा हुआ है तो तुरंत पकड़ लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री है। जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। क्लियर? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ए बेस्ट बुक, यह एक अच्छी पुस्तक है। इट इज़, अच्छा बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो बस यहाँ पर ए नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले क्या लगता है, द। तो इट इज़ दी बेस्ट बुक, इट इज़ दी बेस्ट बुक, ऐसे कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आइए फटाफट। द गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल, सोना एक महंगा धातु है, महंगी धातु है। तो गोल्ड क्या है, आपको पता होना चाहिए, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और जब द्रव्यवाचक संज्ञा होती है तो इसके पहले भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बस यहाँ से क्या करना है, आपको द हटा देना है। क्या करना है, इसको द को यहाँ से हटाना है गोल्ड के सामने से, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल, इसको ऐसे कर लेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट 24 देखते हैं। 24 कह रहा है कि इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। इंडस, इंडस माने एक नदी है, सिंधु नदी, वो क्या है, पंजाब में एक लंबी नदी है। तो लंबी नदी है तो इंडस एक नदी का नाम है। जब एक नदी का नाम आ गया तो आपको पता है कि नदियों के नाम के पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो बस इसके पहले आप लगा दीजिए, दी इंडस इज़ द लॉन्ग रिवर, समझ गया, इन द पंजाब, समझ में आ गया। तो कैसे बना, इन द इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन द पंजाब, इसको ऐसे कर लेंगे आप लोग। कोई डाउट्स हो तो ज़रूर बताइए आप लोग। आगे देखिए, मुंबई इज़ ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इज़ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो बस आपको बताया गया था कि जब कोई प्रॉपर नाउन किसी कॉमन नाउन की तरफ वर्ग करे, जब मैनचेस्टर की बात आ गई तो यहाँ पर एक तरह से ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अर्थात जितनी भी जो शहर हैं, जैसे मैनचेस्टर की बात चल रही है, मैनचेस्टर क्या है, एक फेमस, एक सुंदरता के मामले में फेमस है, तो उसकी तुलना मुंबई से की जा रही है। मुंबई को भी एक मैनचेस्टर माना जा रहा है। तो यहाँ पर यह प्रॉपर नाउन नहीं रहा, बल्कि ये क्या हो गया, एक तरह से कॉमन नाउन हो गया। और जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में होता है तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मुंबई इज़ दी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जैसे हम कहते हैं कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या फिर कश्मीर इज़ हेवन ऑफ इंडिया कह सकते हैं। तो जैसे ये सब सेंटेंस इस तरह के आते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम द क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उस प्रॉपर नाउन का प्रयोग हो रहा है एक कॉमन नाउन की तरह। तो सीधी सी बात है, आप कब क्या करेंगे, क्या, मुंबई इज़ दी मैनचेस्टर कर लेंगे, दी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? अब आइए हम नेक्स्ट देते हैं 26 में क्या करना है, ही इज़ ए ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल है। तो बस यहाँ तो बहुत ईजी है, पकड़ लेंगे तुरंत आप लोग, क्योंकि ऑनरेबल दिया हुआ है, और से शुरू होगा, ऑनरेबल। जब स्वर जैसा आ गया तो इसके पहले क्या लगेगा, एन। तो ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, इसे ऐसे कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, यूएसए इज़ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए दुनिया का सबसे धनी देश है। यूएसए क्या है, आपको पता होना चाहिए, एक समूह है। तो बस हमने बताया था यूएसए और यूके इत्यादि आएंगे तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे, दी लगा देंगे। तो दी यूएसए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दी यूएसए इज़ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अभी आपको हमने इसके बारे में जिक्र किया था जब हम पढ़ा रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए या यूके जब इस तरह का कोई शॉर्ट फॉर्म दिया हो और एक तरह से एक समूह को प्रदर्शित करता हो
तो वहाँ पर हम द का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर? चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। गंगा इज़ ए माइटी रिवर, तो ये बहुत ईजी है। आपको करना क्या है, गंगा एक नदी है तो इसके पहले क्या लगा देना है, द लगा देना है। क्या लगा देना है, द। तो हो क्या जाएगा, दी गंगा इज़ ए माइटी रिवर। बस आपको करना क्या है, गंगा के पहले क्या लगा देना है, द। दी गंगा इज़ ए माइटी रिवर। नेक्स्ट देखिए, रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफ़र। तो हमने बताया था कि बस इसको हम क्या करेंगे, रिच के पहले भी द लगा देंगे, रिच के पहले क्या लग जाएगा, द, और पुअर के पहले भी क्या लग जाएगा, द। समझ गए? द रिच प्रॉस्पर अर्थात धनी लोग समृद्ध होते हैं, एंड द पुअर सफ़र, और गरीब लोग जो होते हैं वो झेलते हैं। तो दोनों एक समूह को व्यक्त कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। ही इज़ द मेंबर ऑफ एन यूनियन। तो यूनियन हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जाओ, तो बस यूनियन के पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। क्लियर? ही इज़ द मेंबर ऑफ ए यूनियन, ही इज़ द मेंबर ऑफ ए यूनियन कर देंगे इसको हम लोग। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। मिस्टर तिवारी इज़ ए एमएलए, ये भी इजी है। मिस्टर तिवारी के एमएलए, हमने कहा था जो कुछ शार्ट फॉर्म होते हैं जिनके पहले हम क्या लगाते हैं, लिखते हो चाहे एम लिखेंगे, एम को कैसे लिखेंगे, एम, तो इसके पहले हो जाएगा एन एमएलए। तो मिस्टर तिवारी इज़ एन एमएलए, इसको ऐसे कर लीजिए आप लोग, मिस्टर तिवारी इज़ एन एमएलए। फिर देखिए, ही इज़ मेकिंग नॉइस, हमने बताया था कि ऐसे वर्ड आते हैं तो मेक ए नॉइस होता है, तो बस मेकिंग ए नॉइस कर लीजिए। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, ही इज़ मेकिंग ए नॉइस, वह शोर मचा रहा है। क्लियर? आगे देखिए, दी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो हमने बोला था कि जो ये भाववाचक संज्ञा है इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति की बात होगी वहाँ पर, तब हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल था दी ऑनेस्टी ऑफ राम, तो वहाँ पर द लगे था। यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं चल रही है तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और इसको हम ऐसे कर लेंगे। क्लियर? तो मेरे प्रिय छात्रों, आशा करते हैं कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को बिल्कुल ईजिली समझ में आ गई होगी। यदि कोई डिफ़िकल्टी हो रही हो, आपको कहीं भी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आप तक हर वो चीज़ पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिंटेक्स से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आप प्रिपरेशन एक तरह से मल्टी टारगेट के लिए आप कर सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आप आने वाली परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। आप तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।